हाय एवरीवन, दिस साइड हेमंत जैन। इन्फिनिटी एजुकेशंस एंड ऑनलाइन वरदान में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजी फॉर एसएससी जेई मेंस 2022। और बेसिकली क्या है कि जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि 26 फ़रवरी को यानी आज से करीब 3 वीक के बाद एसएससी जेई मेंस का एग्ज़ाम है। जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है प्रीलिम्स के अंदर 2022 के पेपर में, उनका एग्ज़ाम है 26 फरवरी को यानी 26 फ़रवरी को। और मैं यहाँ पे बात करूँगा स्पेशली फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कि उनको अब ये 3 वीक के पीरियड में किस तरीके से अप्रोच करनी चाहिए। एक्चुअली मेरा टारगेट ये है कि एग्ज़ाम में अगर हम 180 से 200 मार्क्स को एवरेज हम अगर क्रैक कर सकते हैं तो हमारे लिए क्या है कि अगर हमने ऑब्जेक्टिव में थोड़ा कम भी स्कोर किया है तो एक सफिशिएंट स्कोर हो सकता है। और देखिए मेंस का एग्ज़ाम जो होता है वो बड़ा एक उसके लाइन ऑफ एक्शन बहुत सिंपल है। अगर आप उस लाइन ऑफ एक्शन में पढ़ के जाएंगे तो आई थिंक इतने मार्क्स 180 से 200 के बीच में इजीली आ सकते हैं। तो मैं आज यहाँ पे आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से ये मार्क्स आपको गेन करने हैं। ठीक है। और एक चीज़ उससे पहले बता देता हूँ कि जैसे आपको पता है कि करीब 15,500 यानी 15,500 स्टूडेंट्स को प्रीलिम में क्वालिफाई किया गया है। सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि मेंस के एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो इस बार स्टूडेंट्स काफ़ी है, तो एग्ज़ाम इजी नहीं होगा। लेकिन मैं ये एजम्पशन मान के चलता हूँ कि जैसा आज से पहले पैटर्न आया है, क्योंकि एसएससी जेई का जो पैटर्न रहता है कि ऑलमोस्ट सेम रहता है। ठीक है, कभी कभार थोड़ा वेरिएशन होता है। तो आज से पहले जो पैटर्न आया है उसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। अब हमको इन 3 वीक के अंदर कौन कौन से टॉपिक है जिनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। अभी बाकी के 2-4 महीनों से आपने पढ़ाई कर ली है पूरी मेंस की। अब इन 3 वीक के अंदर हमको ज़्यादा फोकस कहाँ करना है, सो दैट कि एटलीस्ट 180 से 200 मार्क्स की रेंज में हम आ सके। ठीक है, एटलीस्ट बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा तो जा ही सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बट इस स्टार्ट से पहले सबसे पहले मैं बात करूंगा कि सब्जेक्ट वेटेज की। देखिए मैं यहाँ पे, आप लोगों को पता है 2020-2021 में एसएससी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। अभी जो 2022 का है उससे पहले जो मेंस का एग्ज़ाम लगा था वो 2019 में लगा था। तो यहाँ पे मैंने एक सब्जेक्ट वेटेज बनाया है लास्ट कॉन्जिक्यूटिव 3 इयर्स का, यानी 2017 का, 18 का, 90 का। ठीक है। अब इन 3 सालों के अंदर अगर हम 12 जो सब्जेक्ट है हमारे उनको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करें तो बिल्डिंग मटेरियल्स में जो रेंज है वो 10 से 25 मार्क्स की है। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। कभी 15 नंबर का एक आ जाता है, कभी 10-10 नंबर के दो भी आते हैं। तो वही 10 से 20 मार्क्स की रेंज है। सर्वेइंग की रेंज है वो ऑलमोस्ट 20 से 30 मार्क्स की रेंज है। सॉइल मैकेनिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। लेकिन 2019 में यानी जो लास्ट पेपर हुआ था मेंस का उसमें काफ़ी कम वेटेज आता है, 40 मार्क्स का आया था। नॉर्मली 60 से 80 मार्क्स का वेटेज रहता है, बट इस बार आने के चांसेस है। राइट। हाइड्रोलिक्स यानी फ्लूइड मैकेनिक्स सेम वेटेज रहता है उसका, 30 मार्क्स के आसपास। इरिगेशन इंजीनियरिंग का जो वेटेज रहता है वो 30 से 40 मार्क्स का रहता है। लेकिन अगर आप 17-18 का फोकस करेंगे तो वहाँ पे क्या था, डैम से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था जो 25-30 नंबर का था। तो अकेले क्वेश्चन की वजह से वेटेज ज़्यादा बढ़ गया। बट नॉर्मली इरिगेशन का वेटेज इतना ही रहता है, 30 के आसपास। ट्रांसपोर्टेशन का जो रेलवे और आपका हाईवे मिला के वेटेज 30 के आसपास रहता है। इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का वेटेज रहता है 60, लास्ट टाइम ज़्यादा गया था, बट नॉर्मली 30 से 40 रहता है। सीटी यानी कंक्रीट टेक्नोलॉजी के 10-10 मार्क्स के या तो 2 क्वेश्चन आ जाते हैं या 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसका वेटेज 20 से 30 मार्क्स रहता है। आरसीसी का 30-40 नंबर कांस्टेंट वेटेज है। लास्ट टाइम स्टील से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, जबकि स्टील से एक क्वेश्चन हर हाल में आता है, हमेशा आया है। तो आप मान के चलिए कि लास्ट टाइम आप उसको एग्जाम कर सकते हैं। आप मानिए कि इस बार भी यानी 2022 में भी एटलीस्ट 25 मार्क्स का वेटेज आएगा। तो ये आपके टोटल वेटेज हो गया 360 का। और आपको जैसा कि पता है पैटर्न में 6 क्वेश्चन आते हैं, 60 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है। और आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं यानी 300 मार्क्स का। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 300 में से हमारे एटलीस्ट 180 से 200 मार्क्स कैसे आ जाए इन लास्ट 3 वीक की तैयारी से। ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन पैटर्न को देखते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज सारे क्वेश्चन पैटर्न को देखूंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को कि इस बार किस किस टॉपिक को हमको पढ़ के जाना है, ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करना है। ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ और मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक्चुअली इस पूरे वीडियो के लास्ट के अंदर एक आप लोगों के लिए अट्रैक्शन है। तो जब हम लास्ट में पहुंचेंगे तो आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मिलेगी जो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। ठीक है। तो इसको वीडियो को पूरा आप कंप्लीट देखिएगा तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। मैं अभी आता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन पैटर्न है बिल्डिंग मटेरियल पे। देखिए बिल्डिंग मटेरियल पे जो लास्ट 3-4-5 सालों में क्वेश्चन आए हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक। दूसरा जो क्वेश्चन है वो टिम्बर के ऊपर है। तीसरा क्वेश्चन भी गुड क्वालिटी ऑफ टिम्बर पे। चौथा क्वेश्चन भी
जो टिम्बर के बेसिकली प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो आप ये मान के चलिए कि टिम्बर पे एक क्वेश्चन आना लाजमी है, एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है। दूसरा क्वेश्चन आने के चांसेस कहाँ से है? ब्रिक्स से है। ठीक है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर पिछले 3-4 साल से कोई खास क्वेश्चन नहीं आया, कंक्रीट में आया है बट सीमेंट में नहीं आया है। तो सीमेंट बट आप पढ़ के तो जाना है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ करना है? ब्रिक्स के ऊपर और टिम्बर के ऊपर। और ब्रिक्स के साथ साथ आपको स्टोन्स को भी पढ़ के जाना है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ स्टोन्स के ऊपर कई बार अच्छे क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे 2 टॉपिक मेन निकल गए, ब्रिक्स और टिम्बर। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं। अगला सब्जेक्ट है वैल्यूएशन, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। देखिए, इस पूरे टॉपिक में से आपको जो क्वेश्चन बनते हैं या तो बनते हैं आपकी डेफिनेशंस के ऊपर। डेफिनेशन लाइक डेप्रिसिएशन क्या है, सिंकिंग फंड क्या होता है, सैलवेज वैल्यू क्या है, वैल्यूएशन के मेथड क्या है, डेप्रिसिएशन के मेथड्स क्या है। ठीक है ना, एक तो डेफिनेशन है, ये 6-7 डेफिनेशन है, मैं आपको बता देता हूँ। सिंकिंग फंड, सैलवेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, डेप्रिसिएशन, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, और मेथड ऑफ एस्टिमेशन। ये 6 टॉपिक्स तो आप बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, हार्डली 2 घंटे में हो जाएंगे। उसके बाद एक स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल बनता है सिंकिंग फंड के ऊपर, जो कि 2-3 बार आ चुका है एग्जाम के अंदर। तो जैसे मैंने यहाँ पे जो सेकंड नंबर क्वेश्चन ले रखा है वो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है कि आपको कोई परचेज वैल्यू दे दी है, उसका कुछ स्क्रैप वैल्यू दे दी है, टाइम पीरियड दे दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है, या नंबर ऑफ ईयर्स दे दिए है, और आपको इसकी बुक वैल्यू निकालनी है या इसका सिंकिंग फंड निकालना है। ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ से ये कवर करना है। नेक्स्ट के ऊपर आता है थर्ड सब्जेक्ट है सर्वेइंग। सर्वेइंग का वेटेज ठीक ठाक आता है, 30-40 मार्क्स का आता है। सर्वेइंग में से एक क्वेश्चन चेन में से आता है, नॉर्मली आता है, चेन की लेंथ के ऊपर आता है या उसमें जो एरर है उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। एक जब क्वेश्चन जैसे कि सेकंड क्वेश्चन जो पिछली बार भी आया था, कुछ बियरिंग्स आपको दे दी थी, दी फॉलोइंग बियरिंग्स वर ऑब्जर्व विद द कंपास, एंड उसके बाद एक टेबल दी थी, उसमें बियरिंग्स दी थी आपकी, देन आपको इंटीरियर एंगल्स निकालना था। इसका क्वेश्चन ऑल्टरनेट ईयर में चलता है। तो पिछले साल क्या था कि आपके पास लेवलिंग का कोई क्वेश्चन नहीं आया था। अच्छा, इस बार लेवलिंग में से क्वेश्चन आना चाहिए मेरे हिसाब से, और कंपास को शायद हो सकता है कि वह छोटा सा कोई क्वेश्चन दे दे। तो आपको लेवलिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। जैसा कि फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे है, जो रीडिंग्स है उसको लेवल बुक के अंदर हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, या उससे हम आरएल या फिर उससे हम बैक साइड फोर साइड वगैरह कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। कंटूर के ऊपर एक छोटा क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। टेकोमेट्री वगैरह के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता नॉर्मली, तो आपको ज़्यादा उसके ऊपर दिमाग भी नहीं लगाना है। अर्थ वर्क वगैरह हम ऑलरेडी इस एस्टिमेशन वाले में कवर कर चुके हैं, उसके ऊपर भी कुछ नहीं आएगा। तो ये यहाँ सर्वे में से जो आपके टॉपिक निकल के आ रहे हैं, वो लेवलिंग आपको ठीक से करके जाना है, कंटूर के बेसिक डेफिनेशंस वगैरह को फोकस करके जाना है, चेन को फोकस करके जाना है, उसके एरर टेप करेक्शंस वगैरह इन सब के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर मूव करते हैं, सॉइल मैकेनिक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इसके ऊपर आप मान के चलिए इस बार भी 60-70 मार्क्स के क्वेश्चन 100% आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा इसका न्यूमेरिकल, किसके ऊपर आएगा? बेसिक्स के ऊपर। जैसा कि पहला क्वेश्चन दे रखा है कि आपको वॉइड रेशो दे दिया, आपको कुछ एक और वैल्यूज दे दी, आपको डेंसिटी इंडेक्स पूछ लिया, कभी आपको ड्राई डेंसिटी पूछ लिया, सैचुरेटेड डेंसिटी पूछ ली, या कोई और दूसरे इंडेक्स पैरामीटर पूछ लिए। एक क्वेश्चन तो इस पे बनता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, क्योंकि 2018 के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, बढ़िया क्वेश्चन आया था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कंसोलिडेशन के ऊपर 100% एक क्वेश्चन बनेगा, और न्यूमेरिकल बनने के ज़्यादा चांसेज है, और वो एक ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो टेलर्स इक्वेशन है आपकी, CVT/D²। ठीक है, देन सॉइल में ही मैं अभी आगे जाता हूँ क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है सब्जेक्ट। दूसरा आपका बनेगा एक इफेक्टिव स्ट्रेस के ऊपर बन सकता है, क्योंकि हालांकि लास्ट 2-3 ईयर से कोई क्वेश्चन नहीं आया इफेक्टिव स्ट्रेस में कि आप इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल के जो उसका डायग्राम प्लॉट करते हैं उसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। तो बिल्कुल आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन देख के जाना है जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जिसके अंदर वाटर टेबल भी दी हुई है, और आपको एक सर्टेन डेप्थ के ऊपर इफेक्टिव स्ट्रेस फाइंड आउट करना है और उसके डायग्राम ड्रॉ करना है। सिमिलर वे में जो शेयर टेस्ट है उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बन सकता है, एक थ्योरी क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है ना, आइदर। तो उसमें अगर न्यूमेरिकल बनेगा तो उसमें आपको डायरेक्ट शेयर टेस्ट या ट्राइएक्सियल टेस्ट के ऊपर कोई एक न्यूमेरिकल बन सकता है, इसमें 2-3 इक्वेशंस को सॉल्व करवाएगा। बिल्कुल मोर सर्किल पे जो इक्वेशन है बिल्कुल स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, उसी के ऊपर आपको जाना है। रिटेनिंग वॉल के ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे यहाँ 7th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। न्यूमेरिकल जो बन सकता है वो है क्या है, बेसिकली जो लेटरल अर्थ प्रेशर वगैरह निकालना है आपको रिटेनिंग वॉल के ऊपर, और उसमें इफेक्ट आपको जो डायग्राम है वो भी ड्रॉ करने होंगे। बियरिंग कैपेसिटी के ऊपर एक नॉर्मल न्यूमेरिकल बनेगा, तरजागी वगैरह की जो फॉर्मूले है उसके ऊपर। तो आप को जो सॉइल में दिमाग लगाना है, कहाँ पे लगाना है, मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ के जो फॉर्मूले हैं और उनके एप्लीकेशन न्यूमेरिकल में कैसे हो रही है, ये एक बार जरूर देख के जाना है।
भले से 8-10 न्यूमेरिकली देख के जाइए। दूसरा आपको देखना है इफेक्टिव स्ट्रेस के डायग्राम वाला एक 2 न्यूमेरिकल देख लीजिए। रिटेनिंग वॉल के जो अर्थ प्रेशर वाले डायग्राम वाले 2 न्यूमेरिकल देख लीजिए। शियर स्ट्रेस और ट्राइएक्सियल टेस्ट, डायरेक्ट शियर टेस्ट और ट्राइएक्सियल के 2 न्यूमेरिकल देख लीजिए। साथ में आप कूलम्स का और इसका जो स्टैंडर्ड डेरिवेशन है वो भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। देन 5th नंबर पे आता है कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन के न्यूमेरिकल आते हैं और मैक्सिमम आता है कुछ फॉर्मूले पे CVT अपॉन डी स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे, ठीक है। तो आप वो देख लीजिएगा, टाइम फैक्टर वाला जो फॉर्मूला है। एंड लास्ट में जो आपको देखना है वो है बियरिंग कैपेसिटी के जो तरजागी इक्वेशन के ऊपर जो फॉर्मूले क्वेश्चंस आते हैं वो आपको देख के, तो 6-7 टॉपिक पे न्यूमेरिकल आपको देख के जाने हैं। सॉइल मैकेनिक में से मैक्सिमम न्यूमेरिकल पोर्शन ही आएगा, थ्योरी पोर्शन नहीं के बराबर आएगा। तो आप ये कुल मिलाकर अगर 30-40 न्यूमेरिकल में निकाल के चले जाएंगे, जिसमें हार्डली आपको 5 या 6 घंटे लगेंगे, यानी 1 या 2 दिन का काम है, तो अभी आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और एग्जाम के अंदर आप अटेंड कर सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर मूव करते हैं, वो है फ्लूइड मैकेनिक्स यानी हाइड्रोलिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत स्टैंडर्ड है। एक तो जो बिल्कुल जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर है आपके मेटा सेंटर वगैरह, जो स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी वगैरह वाले चैप्टर है, उसमें से एक थ्योरी क्वेश्चन हर ऑल्टरनेट ईयर में आ रहा है, ठीक है ना। एक चीज़ तो वो आ सकती है। दूसरा क्या है कि आपका वियर या फिर बेसिकली ऑरिफिस के ऊपर एक छोटा न्यूमेरिकल बन सकता है जो उनके स्टैंडर्ड फॉर्मूले है। तीसरा क्वेश्चन जो बन सकता है वो आपके चैनल की प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, और उसमें नॉर्मली रेक्टेंगुलर चैनल के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। या उसका छोटा डेरिवेशन आ सकता है कि वो मोर इफेक्टिव क्यों है चैनल या मोर इकोनॉमिकल क्यों है, वो आ सकता है, ठीक है ना। और जो 4th या 5th नंबर का क्वेश्चन है वो आपका मशीन में से बनेगा। मशीन में नॉर्मली पंप के ऊपर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, टरबाइन के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, और टरबाइन में भी पेल्टन व्हील के ऊपर आ रहे हैं, तो आप पेल्टन व्हील को थोड़ा कर लीजिए उसके न्यूमेरिकल, ठीक है। एक चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है, वो थोड़ा आप कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। जो पिछले 2-3 साल से क्या है कि जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ है उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आए एग्जाम में, लेकिन इस बार आने के चांसेस है क्योंकि 2-3 साल से कुछ नहीं आया। तो आप अगर उसको थोड़ा कर लेंगे तो बेहतर रहेगा सभी के लिए, ठीक है ना। तो वो आप करके जाइए। तो ये 5-6 टॉपिक आपको हाइड्रोलिक्स में पढ़ने हैं। तो अपने कितने 5 सब्जेक्ट हो गए और करीब करीब 6 दिन में आपका तैयार हो गया सारा, ठीक है। अगले सब्जेक्ट पे आते हैं वो इरिगेशन। तो हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन दोनों कंबाइंड सब्जेक्ट है SSC के अंदर। एक क्वेश्चन हर साल आ रहा है हाइड्रोलॉजी का जो लास्ट चैप्टर है यानी ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी, कि ट्यूबवेल का या तो कन्फाइंड है या अनकन्फाइंड एक्वीफर है, उससे आपको डिस्चार्ज निकालना है या फिर ईल्ड कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है या फिर परमेबिलिटी निकालनी है। इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन आ रहा है, तो इस टॉपिक को पढ़ के जाना है। तो फर्स्ट टॉपिक तो ये हो गया, इसके न्यूमेरिकल निकाल के जाने, क्योंकि न्यूमेरिकल बन रहा है इसके ऊपर से। दूसरा टॉपिक जो बेसिक के ऊपर बनता है, बेसिकली ड्यूटी डेल्टा के ऊपर, ठीक है, या फिर इरिगेशन एफिशिएंसीज के ऊपर, या इरिगेशन की प्रॉपर्टीज के ऊपर, या टाइप ऑफ इरिगेशन के ऊपर। एक थ्योरी यहाँ से बनेगा टॉपिक, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन हो गए आपके। तीसरा क्वेश्चन आपका बनेगा जो लेसी की रिजाइम चैनल है, या तो उसके ऊपर एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा या न्यूमेरिकल आएगा, 100% आएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल बिल्कुल स्टैंडर्ड टाइप के हैं और आपको सिर्फ अनलाइन कैनाल पे ही फोकस करके जाना है, लाइन कैनाल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 1 से वाइली क्वेश्चन आया है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो पिछले मैं नोटिस कर रहा हूँ 4-5 सालों में 2-3 बार डैम से क्वेश्चन आ गए हैं, और डैम के क्वेश्चन क्या है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि अगर आपका वो पोर्शन स्ट्रांग है डैम का न्यूमेरिकल पोर्शन, तो आप है ना उसको अच्छे से करके जाइए और एग्जाम में करके आना, क्योंकि वो क्वेश्चन आएगा भी तो 25 नंबर का मिनिमम क्वेश्चन आएगा वो, और एक बार तो 40 नंबर का भी आया है। तो वो क्वेश्चन आप, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने का बहुत चांसेस है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इन्वॉल्व होती है उसके अंदर। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा भी आपको फियर है डैम के क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो इसको जस्ट छोड़ के जाइए इसको, ठीक है ना। उसके बिना भी आप बेहतर मार्क्स निकाल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल स्टैंडर्ड है। जो पहले क्या था कि 2 टॉपिक बनते हैं, इसमें मैंने अभी एक टॉपिक लिखा नहीं है, वो है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का, यानी SSD के ऊपर क्वेश्चन आते हैं या OSD के ऊपर। तो एक क्वेश्चन तो वहां से आएगा SSD या OSD में से। अगर इसमें से क्वेश्चन नहीं आया है तो वही क्वेश्चन कहां से आएगा, सुपर एलिवेशन में से आएगा। तो एक पहला क्वेश्चन इन दोनों में से आने का 100% न्यूमेरिकल। दूसरा क्वेश्चन बनेगा आपका रेलवे के अंदर से, और उसमें वो बनेगा आपका थ्योरी क्वेश्चन, स्लीपर की प्रॉपर्टीज, टाइप ऑफ स्लीपर, बलास्ट क्वेश्चन, जो परमानेंट वे की जो आइडियल प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के ऊपर, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनेगा, 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है, आप डेफिनेशन पढ़िएगा, जो बिटुमिनस कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर है हमारा खन्ना जुस्तों के अंदर,
उसके अंदर आपको प्राइम कोड, टैग कोड वगैरह की डेफिनेशन है, कुछ टाइप की क्रैकिंग्स की डेफिनेशन है, वो आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से निकल के आएगा आपका ट्रांसपोर्टेशन, और करीब करीब मान के चलिए 25 से 30 नंबर का वेटेज आएगा एग्जाम के। नेक्स्ट सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट वैसे बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लास्ट टाइम काफ़ी अच्छा वेटेज आया था, बट आप मान के चलिए इस बार 40-45 नंबर से ज़्यादा वेटेज नहीं आएगा। तो इसके कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन आपका बनता है डिसइंफेक्शन में से, तो डिसइंफेक्शन में से थ्योरी क्वेश्चन बनेगा, तो फिर एक ही स्टैंडर्ड है, या तो वो कोई चाहे यूवी हो चाहे ओजोन हो, किसी भी तरह का डिसइंफेक्शन मेथड होगा उसके ऊपर क्वेश्चन बना देगा, या फिर बेसिकली कोई फ्लो शीट ट्रीटमेंट किस किस जैसे एक रिवर का दे दिया या पॉल्यूटेड साइट का दे दिया कि ट्रीटमेंट के क्या क्या चैनल्स है वो दे दिया, तो एक क्वेश्चन थ्योरी का इनमें से बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है रैपिड सेंट फिल्टर के डिजाइन के ऊपर, हमेशा क्वेश्चन आया है लेकिन पिछले 2 साल से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो इस बार आने के चांसेस है, और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इवन दैट सारे एजम्पशंस भी स्टैंडर्ड है उसके अंदर। तो आप अगर 2 क्वेश्चन भी निकाल के चले जाएंगे ना तो एग्जाम में बहुत इजीली अटेंड कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन बीओडी सीओडी के ऊपर बनेगा, या तो उनकी डेफिनेशन के ऊपर बनेगा या बीओडी सीओडी के न्यूमेरिकल के ऊपर बनेगा, और न्यूमेरिकल आपको पता है बिल्कुल स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल है बीओडी के। ठीक है ना। फिर रहता है हमारा एमिशन वाला पार्ट, तो एमिशन में 3 टॉपिक आते हैं, एयर क्वालिटी, नॉइस क्वालिटी, और तीसरा आता है आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। लास्ट टाइम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया है एग्जाम के अंदर, इस बार एयर क्वालिटी के ऊपर आने के चांसेस है, तो अब बिल्कुल थियोरिटिकल क्वेश्चन आएगा। उसमें आपको ये पूछ सकते हैं कि जो आपके कौन कौन से मेथड है जो एयर पोल्यूशन को रोक सकते हैं, ये पूछ सकता है किन किन सोर्सेज से एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, तो थ्योरी क्वेश्चन है। मैं देखिए एसएससी के अंदर मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, सबसे पहली चॉइस हमारी होनी चाहिए, हम 5 क्वेश्चन वो सेलेक्ट करें 6 में से जिनमें सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पार्ट है, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट में अगर 25 नंबर का क्वेश्चन है और 5 लाइन में भी आपने उसका सॉल्यूशन लिखा है ना और आंसर करेक्ट निकाल के आए हैं, तो आपको 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन ये चीज़ थ्योरी पे एप्लीकेबल नहीं है। थ्योरी के अंदर क्या है कि आप कितना भी अच्छा लिख के आ जाइए, आपको 70% 60% मार्क्स ही मिलेंगे उसमें। तो बेहतर ये है कि हम मैक्सिमम न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करें, और डेफिनेटली करेक्टनेस के ऊपर फोकस करना है हमको, वो करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा एसएससी के अंदर। नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं सॉम प्लस टॉस। ठीक है, इसमें बेसिकली जो एसएससी पैटर्न है उसके अंदर सब्जेक्ट का नाम थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ही है, बट इसमें सॉम इनबिल्ट है। सॉम में एक क्वेश्चन है जो 100% आएगा, वो है एसएफडी या बीएमडी ड्रॉ करने के लिए। बट एसएफडी और बीएमडी क्या है कि हर बार एक डिफरेंट तरह की शेप के लिए आता है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट नहीं होती है, कोई पोर्टल फ्रेम वगैरह के लिए नहीं आता है, कोई एक सिंपल आपके बीम के लिए आता है। तो आप जो स्टैंडर्ड बीम के जो पुराने क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम के अंदर, वो आप एक बार करके जाइएगा, ये बहुत हेल्पफुल होंगे। देखिए किसी भी एग्जाम के अंदर प्रीवियस क्वेश्चन करके जाना, और एसएससी जैसे एग्जाम के अंदर जहाँ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं विद डेटा, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेंगे इस चीज़ के। ठीक है ना, तो एक एस एफ डी बी एम डी से क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा स्लोप डिफ्लेक्शन में से आ सकता है, क्योंकि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन या स्लोप डिफ्लेक्शन के ऊपर कभी क्वेश्चन आता है, नॉर्मली आता है ऑल्टरनेट वे में। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है इस टॉपिक का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना, पहले तो आज से 4-5 साल पहले तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आते थे, लेकिन अब क्वेश्चन आने लगे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या एक स्टैंडर्ड आपको आई सेक्शन दे दिया उसी का होता है, उसका एमओआई आपको निकलवा लिया। तो कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखना, बाकी सब ठीक है। और चौथा जो पैटर्न बनता है उसमें वो शाफ्ट के ऊपर, यानी जो आपका बेसिकली टॉर्क है उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है ना। शाफ्ट इतनी पावर ट्रांसमिट कर रहा है, ये आरपीएम है, तो आप इसका डायमीटर निकालिए, या इसका कभी आरपीएम भी पूछ लेता है, कभी पावर पूछ लेता है। तो स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल है इसके ऊपर आपके, है ना। इसके ऊपर आपको ये 4-5 पैटर्न है, इसके ऊपर फोकस करके जाना है, क्योंकि जो टॉस सब्जेक्ट है 60-70 नंबर का एग्जाम के अंदर वेटेज है इसका। ठीक है, तो इस और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है ये। नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं सीटी, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। वर्केबिलिटी जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी डेफिनेशन, फैक्टर्स जो वर्केबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, और कौन कौन से टेस्ट वर्केबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए होते हैं, चाहे वो कॉम्पैक्शन टेस्ट हो या कोई दूसरा हो। ठीक है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, बहुत बार आया एग्जाम के अंदर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है सीमेंट कंक्रीट में W/C रेशो से स्ट्रेंथ वगैरह कैसे इन्फ्लुएंस होती है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बेसिकली कंक्रीट में अगर हॉट और कोल्ड वेदरिंग के ऊपर क्वेश्चन बनता है कि उस जो कंक्रीट में इल इफेक्ट्स होने वाले उसकी वजह से उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो 3 पैटर्न है इसके अंदर सीटी के अंदर,
वर्केबिलिटी को अच्छे करके जाना है आपको, जो स्ट्रेंथ है उसको W/C रेशियो से रिलेट करके जाना है, और तीसरा है कॉन्क्रीट शॉर्ट किटिंग वगैरह के ऊपर ही क्वेश्चन आए एग्जाम में, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और कॉन्क्रीट के इल इफेक्ट्स के ऊपर एक आपको पढ़ के जाना है। सॉरी। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है RCC यानी रीइंफोर्स कंक्रीट डिजाइन। स्टैंडर्ड है, तीन आपको तीन चीज़ें बताऊंगा, बस तीनों में से एक क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास। एक तो सिंगली रेनफोर्स बीम में से क्वेश्चन आ सकता है, दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है स्लैब के अंदर से क्वेश्चन, ठीक है ना। स्लैब के अंदर से क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा और कैलकुलेशन भी लेंथी होगी, बट ये क्वेश्चन आने के चांसेस है। ऐसे तो फुटिंग के अंदर से भी क्वेश्चन आया है, लेकिन फुटिंग को आप छोड़ के आ सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन बनेगा तो बहुत लेंथी बनेगा। अगर आपका स्ट्रांग है तो आप कर लीजिए, लेकिन कॉलम को जरूर करके जाइए क्योंकि बहुत आसान सा न्यूमेरिकल बनता है उसके ऊपर, आप कर सकते हैं। तो आरसीसी में आपके पास क्या होगा, सिंगली डबली रेनफोर्स बीम के ऊपर न्यूमेरिकल। दूसरा हो गया आपके पास जो आपका वन वे स्लैब है उसके ऊपर, टू वे स्लैब भी आप थोड़ा पढ़ के जा सकते हैं, और तीसरा जो है आपके पास कॉलम, ठीक है ना। फुटिंग में क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा नहीं है नहीं आए हैं, लेकिन फुटिंग में जो न्यूमेरिकल बनेगा वो लेंथी बनेगा, और अगर आपका कमांड है तो आप इस समय उसको फोकस कीजिए, अदरवाइज देखने की जरूरत नहीं है। और जो लास्ट सब्जेक्ट है वो है स्टील डिजाइन। अब लास्ट टाइम तो स्टील में तो कोई क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन नॉर्मली 25-30 नंबर का एक न्यूमेरिकल आता ही है। न्यूमेरिकल का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो है आपका कनेक्शंस में से एक न्यूमेरिकल आता है, चाहे तो रिवेट्स के ऊपर आ जाएगा या फिर वेल्डेड कनेक्शन के ऊपर आ जाएगा। वेल्डेड कनेक्शन आजकल ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए उसके ऊपर आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। कॉलम्स के ऊपर या टेंशन मेंबर के ऊपर क्वेश्चन मतलब हर 2-3 साल में एक बार आता है, तो लास्ट 1-2 साल में तो आया नहीं है, तो इस बार आने के चांसेस है, तो आप जरूर पढ़ के जाइएगा कॉलम को भी, ठीक है ना। दो ही टॉपिक है, कॉलम और एक कनेक्शन। प्लास्टिक एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते हैं नॉर्मली, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ट्रसेस को आप इग्नोर करके जा सकते हैं। मैं अभी भी आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ कि आप जितना भी आप पढ़ रहे, ये पूरा जो मैंने अभी आपको पूरा वीडियो बता रहा हूँ, ये आपको पढ़ने में 10 दिन लगेंगे। हर दिन अगर 6 से 8 घंटे पढ़ेंगे, 10 दिन में पूरा कवर हो जाएगा। और अगर आपने ठीक से कवर कर लिया और आपने थोड़ा पहले पढ़ा हुआ है, तो 180 से 200 नंबर आपके कहीं नहीं गए कन्वेंशनल में, ठीक है ना। मैं दूसरी आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि आपको फोकस किसके ऊपर करना है, न्यूमेरिकल के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले वो अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद फिर आप किसी तीसरी चीज़ की सोचिए, ठीक है। थ्योरी को सबसे लीस्ट फोकस करना है, छूट भी जाए तो कोई गम नहीं है, ठीक है। एक जो लास्ट में जो मैं कह रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो आप देखिए लास्ट तक। लास्ट में मैंने इस वीडियो के साथ 2 सैंपल PDF में डाल रहा हूँ आपको। 2 टेस्ट है बेसिकली, 2 टेस्ट पेपर जो मैंने तैयार किए हैं इसी पैटर्न पे, जिसमें SSC के क्वेश्चंस आ सकते हैं इस बार। तो आप जो टेस्ट सीरीज़ पूरी, वैसे तो पूरी टेस्ट सीरीज़ है हम लोगों की, बट लेकिन आप ये 2 सैंपल टेस्ट पेपर आप कीजिएगा, इसमें आपको लिंक मिलेगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का पेपर आने वाला है इस बार, यानी SSC JEE मेंस 2022। सो ओके, आई होप कि आप लोगों को काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिली होगी, आप इसको फॉलो करेंगे, आपके 100% अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।